नमस्कार दोस्तों, अगर वर्ल्ड वार 3 होता है, तीसरा विश्व युद्ध होता है, उसकी शुरुआत चाहे जो कोई भी करे, चाहे उसकी शुरुआत फ्रांस करे, चाहे उसकी शुरुआत ब्रिटेन करे, चाहे उसकी शुरुआत रशिया करे, चाहे उसकी शुरुआत अमेरिका करे, उस केस में रशिया लॉन्च करेगा ऑपरेशन अनथिंकेबल, है ना। ऐसा ऑपरेशन जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, इसका नाम ही रखा है ऑपरेशन अनथिंकेबल, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो इन केस ऑफ वर्ल्ड वार 3, तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति में रशिया ऑपरेशन अनथिंकेबल लॉन्च करेगा और यह डिस्ट्रॉय कर देगा ब्रिटेन और फ्रांस को एक ही दिन में, विद इन 1 डे। ब्रिटेन और फ्रांस को विद न्यूक्लियर वेपन, परमाणु हथियारों के साथ इनको डिस्ट्रॉय कर देगा, समाप्त कर देगा। ठीक है, यहां पर भी आर्टिकल है, रशिया वुड डिसेबल ब्रिटेन न्यूक्लियर डेटरेंट, ब्रिटेन के जो न्यूक्लियर वेपन्स है ना, उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। किसके माध्यम से? ऑपरेशन अनथिंकेबल के माध्यम से, चाहे वो सबमरीन के अंदर हो, चाहे वो बेस पे हो, ठीक है, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स जमीन के ऊपर हो, ब्रिटेन के अंदर हो, चाहे वो किसी सबमरीन के अंदर इधर उधर घूम रहे हो, सभी को नष्ट कर देगा रशिया। और ये बहुत पावरफुल न्यूज में आजकल कि ऑपरेशन अनथिंकेबल क्या है, क्या करने वाला है ऐसा रशिया, और क्यों इसकी जरूरत महसूस हुई रशिया को, इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। और रशिया ने तो ये भी कह दिया कि जो 9 देश है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, उसके बाद इन दोनों को समाप्त करने के बाद 7 ही देश ऐसे बचेंगे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। बाकायदा बोला गया कि जो 9 देश न्यूक्लियर पावर से संपन्न है, उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस को मैं समाप्त कर दूंगा, न्यूक्लियर वेपन इनके गिरा दूंगा, इनको समाप्त कर दूंगा। उसके बाद पूरी दुनिया में 7 ही न्यूक्लियर वेपन वाले देश बचेंगे। 9 न्यूक्लियर वेपन वाले देश कौन कौन से हैं? देखो, 5 तो वीटो पावर वाले देश हैं, एक अमेरिका है, एक रशिया है, एक फ्रांस है, एक ब्रिटेन और एक चाइना है। ये तो वीटो पावर वाले 5 देश है, इनके पास है न्यूक्लियर वेपन्स। इसके बाद भारत और पाकिस्तान को और जोड़ दोगे तो 7 हो जाएंगे। इसके बाद एक इजराइल और एक नॉर्थ कोरिया, है ना, नॉर्थ कोरिया के पास में न्यूक्लियर वेपन्स है। तो 9 में से फिर 7 देश ही बचेंगे। तो क्या रशिया को ऑपरेशन अनथिंकेबल की जरूरत पड़ गई? क्या इसके अंदर इतना बड़ा प्लान कर रहा रशिया? अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेगा? ठीक है, ये तो अटैक करेगा, लेकिन जब वो लोग अटैक करेंगे तभी अपने आप को कैसे डिफेंड करेगा, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेगा? हम लोग ईरान और इजराइल के बीच में, है ना, हमास और इजराइल के बीच में जो लड़ाई हो रही है, उसके चक्कर में इस वाले को तो मैटर को भूल ही गए। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो, आप सभी को पता है कि यूक्रेन की हालत थोड़ी खस्ता है और यूक्रेन को बहुत सारे जो देश है वो वेपन सप्लाई कर रहे हैं, ना। यहां तक कि बहुत सारे देशों ने तो, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने और अमेरिका ने तो न्यूक्लियर वेपन तक वहां पर सप्लाई कर दिए। बहुत ही एडवांस लेवल के हथियार यूक्रेन के पास पहुंच गए हैं और अब ये रशिया के ऊपर जिन एरिया में रशियन फोर्स है उसको धीरे धीरे बाहर निकाल रहा है। तो इसके पास एडवांस हथियार है। और अभी 2 दिन पहले फ्रांस और जर्मनी ने यह कह दिया है कि यूक्रेन शुड बी एबल टू यूज देयर वेपन टू स्ट्राइक इनसाइड रशिया। अब यह सबसे बड़ी बात है कि फ्रांस ने और जर्मनी ने पहले तो यूक्रेन को हथियार दे दिए थे, ठीक है, और हथियार देने के बाद में यह नहीं कहा था अब तक कि भाई इन हथियारों का यूज आप रशिया के अंदर, रशिया की टेरिटरी में भी कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट ना ही अमेरिका की तरफ से आया है, ना ही फ्रांस और जर्मनी की तरफ से आया है कि आप हमारे वेपन जो आपके पास है उससे जो रशियन फोर्सेज आपके देश के अंदर है, यूक्रेन की बाउंड्री के अंदर है, उनको बाहर निकालने के लिए यूज कर सकते हैं, रशिया की जमीन पर यूज मत करना। लेकिन 2 दिन पहले बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया जाता है कि भाई आपके पास जो वेपन्स हम लोगों ने आपको दिए हैं, मतलब यूक्रेन को जो दिया है, तो यूक्रेन इनका यूज रशिया की जमीन पर कर सकता है, मॉस्को को उड़ा सकता है और जो भी इंपॉर्टेंट शहर है वहां पर उड़ा सकता है, यूज कर सकता है इन केस ऑफ अगर स्थिति बिगड़ जाती है तो। उसके बाद बाइडेन के ऊपर प्रेशर आया, तो बाइडेन को भी बोलना पड़ा। बाइडेन ने भी अलाउ कर दिया यूक्रेन को टू हिट रशियन टारगेट्स विद यूएस आर्म एंड एंगरिंग मॉस्को, कि आप यूएसए ने जो आपको हथियार दिए हैं यूक्रेन को, वो इन हथियारों का यूज, है ना, मॉस्को के लिए कर सकते हैं, रशिया की जमीन में उनको कर सकते हैं, रशिया के अंदर जाकर उनका यूज कर सकते हैं। इससे मॉस्को बहुत ज्यादा नाराज है, बहुत ज्यादा एंगर है। और आप अगर देखोगे जो एड देने वाले हैं, जो मिलिट्री एड या वेपन सप्लाई करने वाले ज्यादातर देश है वो यूरोपियन कंट्रीज है, वो सारे के सारे नेटो जो ग्रुप है उससे संबंधित है। ठीक है, टॉप डोनर्स ऑफ मिलिट्री एड टू यूक्रेन, सबसे ज्यादा डोनेट किया है यूएस ने। कितना डोनेट किया है? $46 बिलियन, $46 बिलियन अकेले अमेरिका ने डोनेट किया है, हथियारों के साथ, एड के साथ, फूड के साथ और सारी मेडिकल सप्लाई के साथ। इसमें सबसे ज्यादा पोर्शन है हथियारों का। उसके बाद जर्मनी ने 10 बिलियन के आसपास, $10 बिलियन, यूके ने $5 बिलियन, डेनमार्क ने 5.2, ठीक है, ये बहुत सारे के सारे देश है। फ्रांस ने
$2.9 बिलियन का एड दिया है, सहायता दी है। इसमें न्यूक्लियर वेपन है ज्यादा, तो इसमें हथियार बहुत ज्यादा है, ठीक है, बाकी की सामग्री थोड़ी कम है, ठीक है। और एक और अभी 2 दिन पहले की मैं आपको घटना बता रहा हूं, जल गया रूसी राष्ट्रपति पुतिन का मकान, यूक्रेन पर आरोप, कहते हैं यहां न्यूक्लियर बंकर है। देखो पहले एक बिल्डिंग हुआ करती थी, ये वाली जो बिल्डिंग जो जल रही है ना, ये 2 दिन पहले जलकर राख हो गई है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो पुतिन है ना, उसका आवास था। कभी यहां पर पुतिन रहा करते थे और बाथ लेने के लिए सर्दी के टाइम पे कभी कभी वहां पर चले जाया करते थे, ठीक है। तो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का साइबेरिया के अंदर अल्लाई माउंटेन पे जो मकान है, साइबेरिया के अंदर जो अल्लाई माउंटेन के ऊपर जो मकान है वो जल गया है। आग कैसे लगी इसका तो पता नहीं चला, लेकिन आरोप लगाया जाए यूक्रेन ने यह आग लगवाई है, ठीक है। और यहां पर बहुत सारे प्रधानमंत्रियों के साथ कई बार रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन मीटिंग भी कर लेते हैं और कभी कभी नहाने के चक्कर में इस पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं सर्दी के एरिया में, तो इस मकान को उड़ा दिया है, यह भी एक कारण है, ठीक है। इसके बाद में हम ये समझते हैं कि अगर वर्ल्ड वार होता है, इन केस ऑफ वर्ल्ड वार 3, अगर वर्ल्ड वार 3 होता है तो ये जो ऑपरेशन अनथिंकेबल है ये कैसे काम करेगा। इन केस ऑफ वर्ल्ड वार 3 रशिया वुड एबल टू न्यूट्रलाइज द यूके न्यूक्लियर आर्सेनल, न्यूट्रल कर देगा यूके के जो न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर आर्सेनल्स है, चाहे वो जमीन के ऊपर हो, चाहे वो सबमरीन के अंदर इधर उधर घूम रहे हो, सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। इसका मतलब ये है कि रशिया को पता है ये बात, ठीक है। विदाउट मच एफर्ट, बिना कुछ ज्यादा एफर्ट लगाए, हमारे लिए एक चुटकी का खेल है, ब्रिटेन और ब्रिटेन के जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनका हम तुरंत समाप्त कर देंगे, ठीक है। ये किसने कहा है? डॉक्टर यूरी बाराचचिक ने। ये है डॉक्टर यूरी बाराचचिक, ये रशिया के जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। इन्होंने ये सारा का सारा प्लान किया है। रशिया के जो जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है ना, डिफेंस एक्सपर्ट है, और इन्होंने रशिया की तरफ से ऑफिशियली ऑपरेशन अनथिंकेबल के बारे में ये थोड़ा डिटेल में बताया है, ठीक है। तो ब्रिटेन को तो खत्म करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर हम करेंगे डिसेबल फ्रेंच न्यूक्लियर वेपन्स को, ठीक है। और इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेसी होगी, थोड़ी हमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि फ्रांस थोड़ा न्यूक्लियर वेपन थोड़े उसके पास ज्यादा है, थोड़ी एडवांस न्यूक्लियर वेपन है फ्रांस के पास। तो ब्रिटेन को तो हम तुरंत खत्म कर देंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फ्रांस को न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करने में थोड़ी कॉम्प्लिकेसी आ सकती है। हो सकता है 5-10 दिन हमें लग जाए। उसके बाद आफ्टर द फर्स्ट स्टेप, ये तो पहली स्टेप है, ब्रिटेन और फ्रांस के न्यूक्लियर वेपन्स को समाप्त करना। क्यों किया जाएगा ब्रिटेन और फ्रांस के न्यूक्लियर वेपन्स को समाप्त? क्योंकि रशिया की जो राजधानी है मॉस्को, उसके सबसे जो नजदीक है वो ब्रिटेन और फ्रांस ही पड़ते हैं, और इन दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है। इन केस ऑफ वर्ल्ड वार 3 सबसे पहले ये जो फ्रांस और ब्रिटेन है ये रशिया की राजधानी मॉस्को को टारगेट करेंगे, तो मॉस्को को बचाने के लिए पहले ही वो अटैक करके इनके न्यूक्लियर वेपन्स को समाप्त कर देगा। इसके बाद रशिया क्या करता है? दूसरे राउंड में रशिया विल इश्यू एन अल्टीमेट टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और रशिया यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका को, नेटो को और अदर यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज है, तो अमेरिका, नेटो, अदर यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज है, इनको एक अल्टीमेटम देगा, एक वार्निंग देगा, ठीक है, कि विद इन 24 आवर्स सीज कर दो, वर्ल्ड वार 3 रोक दो, युद्ध को रोक दो विद इन 24 आवर्स, नहीं तो हम आपके जो न्यूक्लियर वेपन है उनको भी हम उड़ा देंगे। और जो आप फाइनेंशियल सपोर्ट भेज रहे हो, यूक्रेन की राजधानी का नाम है कीव के अंदर जो फाइनेंशियल सपोर्ट भेज रहे हो उसके भी हम समाप्त कर देंगे। इसलिए आर्टिकल छपा है, रशिया वुड डिसेबल ब्रिटेन्स न्यूक्लियर डेटरेंट, चाहे वो सबमरीन के अंदर हो चाहे वो बेस के ऊपर हो, ठीक है। ये रशियन सबमरीन है, ठीक है, और ये है जिन्होंने जियोलॉजिकल एक्सपर्ट है जिन्होंने इसके बारे में बताया है, ठीक है। अब देखो, व्लादिमीर पुतिन रिजीम इन्वेस्टिंग हेविली इन न्यूक्लियर शेल्टर्स। अब रशिया डिफेंस में क्या कर रहा है? रशिया को यह पता है कि अगर वर्ल्ड वार 3 होता है तो न्यूक्लियर वेपन्स का बड़े पैमाने पर यूज होगा। ना ही रशिया कसर छोड़ने वाला है, ना ही फ्रांस, ब्रिटेन या अमेरिका कसर छोड़ने वाला है। तो डिफेंस कैसे किया जाए, बचाया कैसे जाए, ठीक है। तो रशिया न्यूक्लियर शेल्टर्स तैयार कर रहा है, ठीक है, और इसमें इन्वेस्ट कर रहा है 3,30,000 पाउंड, 3,30,000 पाउंड के, जो पाउंड है वो ब्रिटेन की करेंसी है, 3,30,000 पाउंड के ये बना रहा है बंकर्स, न्यूक्लियर वेपन से बचने के लिए, परमाणु हथियारों से बचने के लिए। और ये मोबाइल न्यूक्लियर शेल्टर्स है ना। मोबाइल न्यूक्लियर शेल्टर्स का मतलब होता है कि इनको एक जगह से दूसरे स्थान पर आराम से मूव किया जा सकता है, बड़े बड़े कंटेनर ट्रक में रखकर इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। जैसे ये वाला एक है, आपको
ये आपको मोबाइल न्यूक्लियर शेल्टर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर है ना इतनी मोटी मोटी परत बनाई जा रही है ताकि अगर इसके ऊपर परमाणु बम से अटैक कर दिया जाए, परमाणु हथियारों से अटैक कर दिया जाए तो भी इसको कोई दिक्कत ना हो, इसके अंदर जितने भी लोग हैं उनको कुछ भी ना हो, हानि ना हो, और इसको एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी भी किया जा सकता है। तो बड़े पैमाने पर है ना 3,30,000 ब्रिटिश पाउंड खर्च करना कोई छोटी मोटी बात होती है। और ये अकेले केवल ये आपके जो न्यूक्लियर शेल्टर्स होते हैं जो मूवेबल भी है और कुछ जगह पर आप परमानेंट जगह पर बड़े पैमाने पर अपनी आर्मी और एयरफोर्स वगैरह के लिए भी बनाएंगे, तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और रशिया ऐसा पहली बार नहीं कर रहा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी रशिया ने बंकर्स बनाए थे बड़े पैमाने पर, और उसमें से एक सबसे फेमस है द वर्ल्ड मोस्ट सिक्योर बिल्डिंग बंकर 42 रशिया की है ये, और इसको 1950 में बनाया गया था है ना, और 42 बंकर 42 इसका नाम रखा गया था, 1950 में इसको बनाया गया था। और ये 65 मीटर अंडरग्राउंड बनाई गई थी। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, यहां से 65 मीटर नीचे चले जाओ, मतलब 1 मीटर में लगभग 3.25 फीट होते हैं, तो अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 15 का 5 हासिल की 1 6 × 18 और 1 19, लगभग 200 फीट नीचे जमीन के सतह से लगभग 200 फीट नीचे ये बनाया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के बाद में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बनाया गया था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे तो बनाने का मौका ही नहीं मिला था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में तो टाइम पे तो रशिया और चाइना एक दूसरे के मित्र हुआ करते थे, और जब इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर छिड़ गया है ना, अलास्का को लेकर बड़े पैमाने पर शीत युद्ध अमेरिका और यूएसए के बीच में छिड़ गया, तब जाके 1950 में इसने बंकर बनाया था। आज के टाइम पे म्यूजियम बना हुआ है और जमीन के 200 फीट नीचे इसको बनाया गया था। और ऐसा नहीं है कि ये केवल 1-2 ही बंकर बना के रखा है, रशिया जाना जाता है ना न्यूक्लियर बंकर्स के लिए। हर एक घर में आपको मिल जाएगा न्यूक्लियर बंकर, न्यूक्लियर वेपन्स के अटैक से बचने के लिए। ये पुराने बंकर्स की कुछ इमेज आपके सामने, ये हर मकान के नीचे आपको बड़े पैमाने पर मिल जाएंगे। ठीक है, और इसमें आराम से न्यूक्लियर अटैक होता है तो यहां पर छिपा जा सकता है। और रशिया के लिए एक और एडवांटेज है, देखो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम आपने सुना होगा। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के ऊपर बहुत सारे देश काम कर रहे हैं, इसमें सबसे जो एडवांस है वो रशिया है। रशिया की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बहुत एडवांस है। चाइना और अमेरिका अभी इस पर काम कर रहे हैं, उनके पास भी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, लेकिन इतने बड़े पैमाने की नहीं है और इतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि रशिया ने तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को यूक्रेन में दागा है, अभी युद्ध में यूज लिया है, तो इसको सारी की सारी टैक्टिक्स और सारी की सारी हर एक एफिशिएंसी के साथ ये काम कर सकता है। तो ये जो आपकी जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, ये भी एक क्रूज मिसाइल है जो इंडिया ने और रशिया ने तैयार किया है। और मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि रशिया इसको इंप्लीमेंट करेगा, 100% इंप्लीमेंट करेगा, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो ऑपरेशन अनथिंकेबल लॉन्च करने के अलावा रशिया के पास और कोई चांस नहीं होने वाला है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपने सुना होगा कि 2021 में 22 नवंबर 2021 में छपा हुआ एक आर्टिकल है कि रशिया कैसे कैसे अटैक करेगा यूक्रेन के ऊपर। पहले अटैक करने से पहले की मैं आपको बात बता रहा हूं, यूक्रेन के ऊपर तो 2022 में अटैक किया है ना रशिया ने, उससे पहले रशिया का मैं प्लान बना रहा हूं कि रशिया ने यूक्रेन को घेरने के लिए और इसको अटैक करने के लिए 2021 के एंड में क्या प्लान बनाया था। रशिया ने प्लान बनाया था कि देखो हम 40 बटालियन भेजेंगे, 94,000 ट्रूप्स भेजेंगे, इतने टैंक भेजेंगे, आर्टिलरी भेजेंगे, इन एरियाओं से, इन गैप से अंदर यूक्रेन के अंदर सेना घुसेगी और जो भी इनके मेन शहर है उनको कब्जे में ले लेगी। तो ये आर्टिकल छपा हुआ बाकायदा 2021 का। रशिया इज प्रिपेयरिंग टू इन्वेड यूक्रेन बाय द एंड ऑफ जनवरी, और फरवरी में तो अटैक कर दिया किसने, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर। तो इसको न्यूक्लियर वेपन को तो यूज नहीं किया, लेकिन ये वाली जो टैक्टिक्स है, ये वाला जो प्लान बनाया था रशिया ने, इसको जरूर इसने इंप्लीमेंट कर दिया है। तो यही है ऑपरेशन अनथिंकेबल जो इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है। और देखो अभी तो रशिया ने प्लान बनाया है, इतना आसान होता नहीं है चीजें। रशिया तो कुछ भी बोल देता है कि भाई हम ब्रिटेन को उड़ा देंगे, फ्रांस को उड़ा देंगे एक दिन में। एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, वो भी न्यूक्लियर पावर से संपन्न है। ठीक है, फिर भी ऐसी परिस्थिति आए ना कि वर्ल्ड वॉर 3 हो ही ना किसी परिस्थिति में, हम तो यही चाहेंगे, लेकिन अगर हो जाता है तो फिर ऑपरेशन अनथिंकेबल करने में रशिया को दिक्कत आने वाली है। वो भले एक दिन बोल दे, लेकिन हो सकता है महीने 2 महीने लग जाए। ठीक है, और अमेरिका भी तो फिर बीच में आएगा ही, अमेरिका के हाथ पे हाथ धर के बैठा रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही कह सकते हैं कि ये केवल और केवल रशिया के जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने बताया है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।